हमारे देश में जो पत्रकारिता का स्तर है उसके बारे में बहुत से शब्दों का चयन किया जा चुका है पिछले कुछ समय में। उसमें सुपारी जर्नलिज्म भी कहा गया, उसमें प्रेस्टिट्यूट्स भी कहा गया, जो सारे पत्रकारों के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन पत्रकारों का एक तबका, एक ग्रुप ऐसा है जिसके लिए सारे के सारे शब्द लगभग सटीक बैठते हैं। और इनमें से अगर आपने कभी न्यूज़ रूम को नौटंकी में कन्वर्ट करने का इनाम देना हो तो शायद उसका सबसे पहला इनाम रवीश कुमार को जाएगा, जिन्होंने कभी तो स्क्रीन काली करके दिखाई है और कभी वो सफेद चेहरे करके जोकर अपने पास बिठा के इन्होंने न्यूज़ का कार्यक्रम किया अपनी एक छवि बनाने के लिए कि ये बड़े सच्चे पत्रकार हैं, जबकि बाकी सारे के सारे जो हैं वो झूठी पत्रकारिता करते हैं। इनमें एक तो घमंड है कि ये सच्चे पत्रकार हैं, जो आज हम इनका घमंड खोलने वाले हैं कि किस तरह की पत्रकारिता ये करते हैं। दूसरा, इनको ये जताने का शौक पड़ गया है कि पूरे संसार में शायद, या कम से कम हमारे देश में, इनसे ज्यादा ऑनेस्ट पत्रकार, इनसे ज्यादा जो सच्चा पत्रकार है वो कोई नहीं होगा। ये ठीक है, अपनी छवि बनाने के लिए ऐसे झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन आज हम आपको इनकी वास्तविकता से अवगत कराते हैं। गुजरात इलेक्शंस की जब पूरी गर्मा गर्मी चल रही है आजकल, तो यूपी के जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं वो हुए और उनके रिजल्ट आए हैं। अब ये रिजल्ट ऐसे हैं, इनमें ऐसा लगता है कि बीजेपी जीती है, और जिसके कारण एक बीजेपी की फेवर में थोड़ी सी वेव बन सकती है गुजरात में। अब ये रवीश कुमार के लिए और इसके राजनीतिक आकाओं के लिए बड़ा एक सीरियस चैलेंज हो सकता था। इसलिए इन्होंने स्पेशली एक प्रोग्राम किया ये बताने के लिए कि ये जो चुनाव हुए हैं इसमें जो बीजेपी के फेवर में नतीजे आए हैं, पक्ष में जो नतीजे आए हैं, वो कोई बहुत अच्छे नहीं है, और सिर्फ मीडिया ने उनको झूठ बोल के ऐसा दिखाया है। पहले इनकी सुनिए जरा, इन्होंने क्या कहा इसके बारे में। क्या मीडिया ने जानबूझकर ऐसा किया, या मीडिया ने चुनाव के एक हिस्से को ही खबर बना दिया जो कि सही तो था मगर पूरा सही नहीं था? इनको जैसे कि जर्नलिज्म के स्कूल में सिखाया जाता है कि शब्दों का बड़ा महत्व है। इस पूरे वीडियो में इन्होंने, क्योंकि बीजेपी को हारता हुआ दिखाना था, इसलिए हार शब्द ये किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। बार बार इस शब्द पे जोर देंगे। इनमें से बीजेपी 184 में अध्यक्ष पदों पर जीतती है, जो 652 पदों का महज 28% है। बाकी तमाम सैकड़ों पदों पर हारती है। केवल एक जगह पे इन्होंने पॉजिटिव बात की, क्योंकि वो छुपाई नहीं जा सकती थी, जिसमें इन्होंने कहा कि वो 16 में से 14 जो मेयर की पोजीशंस हैं वो बीजेपी ने जीती हैं। लेकिन उसमें इन्होंने साथ में डिस्क्लेमर लगा दिया, एक कैविएट लगा दी कि क्योंकि उन्होंने जोर लगाया था इसलिए जीत गए। नगर निगमों में पार्षदों की 1299 सीटों में से बीजेपी को 596 सीटों पर जीत हुई। अकेली बड़ी पार्टी। यहां भी बीजेपी का प्रदर्शन लेकिन ठीक ठाक ही रहा। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि इन स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी थी। इसके बावजूद 72% नगर पंचायत सदस्य निर्दलीय जीते गए। 72%। एक तो इन्होंने यहां पर ऐसा शो करने की कोशिश किया कि 72% जो निर्दलीय जीते हैं, इंडिपेंडेंट्स जीते हैं, वो एक बड़ी एक खास बात थी कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा शायद। जबकि वास्तविकता क्या है कि पिछले चुनावों में 92% निर्दलीय या इंडिपेंडेंट्स जीते थे, इस बार 72% जीते हैं। तो ये जो फर्क आया, इंडिपेंडेंट्स की जो प्रतिशत है वो नीचे गिरी है, वो इसलिए गिरी है कि बीजेपी ने इसमें जोर लगा के अपनी सीटों का नंबर बढ़ाया है। वो देखते हैं आगे। राज्यों में 5434 नगर पंचायत सदस्य हैं, जिनमें से बीजेपी सिर्फ 664 सीटें जीत पाई और 4770 सीटों पर वो हार गई। ये जिन 664 सीटों की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है, लेकिन अगर आप जो इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके देखेंगे तो ये पिछले इलेक्शन हुए थे 2012 वाले, उनके मुकाबले में 3 गुना से भी ज्यादा सीटें हैं। तब इनकी केवल 210 सीटें थी। तो ये अगर आप इनको परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बीजेपी ने 300 गुना प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल की है इसमें। बीजेपी को सिर्फ 12% सीटों पर जीत हासिल हुई। अधिकतर सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार ही जीते। ये ठीक है कि 12% बता रहे हैं, जो पिछले इलेक्शंस में 4% था, तो 4% से 12% यानी 8% का इंक्रीज है, 3 गुना इंक्रीज है। इसका सीधा नुकसान बीजेपी को नगर पंचायत चुनावों में भी झेलना पड़ा। 438 में से सिर्फ 100 नगर पंचायतों के अध्यक्ष बीजेपी के चुने गए, नगर बाकी पे हार गए। यहां पे इन्होंने कहा सिर्फ 100 सीटें जीत पाए। अगर आप पिछले इलेक्शन से तुलना करेंगे तो पिछले इलेक्शन में इनके पास 36 सीटें थी,
इसका अर्थ हुआ कि 277% की बढ़ोतरी हासिल की है बीजेपी ने नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। आगे चलिए। नगर पालिका परिषद के चुनाव में भी यही हुआ। 5,261 सीटों में से 5,260 के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें बीजेपी को महज 922 सीटें ही मिली है, यानी करीब 17% ही। 4,338 सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीते, बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। नगर पालिका परिषद जिसमें इस बार 922 सीटें आई हैं, पिछले साल वो सीटें केवल 506 थी। इसका अर्थ हुआ कि यहां पर भी बीजेपी को लगभग 100%, माफ कीजिए 82% की बढ़त हासिल हुई है। इसका सीधा असर नगर पालिका अध्यक्ष के पदों पर दिखाई दिया। नगर पालिका परिषद की 198 सीटों में से बीजेपी को 128 में हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार महज 70 नगर पालिका अध्यक्ष पदों को जीतने में ही कामयाब रहे, यानी करीब 35%। ऐसे ही अगर नगर पालिका परिषद अध्यक्षों को देखें तो उसमें इस बार 70 सीटें जीती हैं, जो पिछली बार 42 सीटें थी केवल। तो यहां पर भी लगभग 67% की बढ़ोतरी हासिल की है। और एक जो ये एक हवा बना रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स जो हैं 72% सीटें जीत गए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। यूपी के निकाय चुनावों में इंडिपेंडेंट हमेशा ही 90% से ज्यादा जीतते थे। और अगर 2012 का चुनाव देखें तो उसमें इंडिपेंडेंट्स ने 92% सीटें जीती थी, जो इस बार 72% रह गई हैं। इस तरह से झूठ बोल के या आधा झूठ बोल के ये अपने आप को महान पत्रकार शो करने की कोशिश करते हैं। और शब्दावली देखिए इनकी क्या है। जो जान गए वो हकीकत से बहुत दूर थी और मुख्य मीडिया में तो आया भी नहीं। गनीमत है कि सोशल मीडिया में कुछ कुछ धीरे धीरे उभरना शुरू किया। ये रवीश कुमार जब हेराफेरी करते हैं तो इनके कुछ वो 8-10 ट्रिक हैं। अभी जो हमने आपको दिखाया ये इनका ट्रिक नंबर 1 है, झूठ बोलना, धड़ल्ले से झूठ बोलना और कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना। दूसरा ट्रिक जो ये यूज करते हैं वो अपने न्यूज रूम में ये अपने जैसे और गद्दारों को बिठाते हैं जो उतने ही एंटी मोदी या एंटी इंडिया हैं जितने ही आप हैं। और उनको प्रस्तुत ऐसे किया जाता है कि मानो वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वो सारे के सारे ही इन्हीं की मानसिकता वाले लोग हैं। इनमें से पहला जिन्होंने इस एपिसोड में पेश किया वो है MK वेणु। देखिए जरा। में जो पहले दिन यूपी सिविक पोल के रिजल्ट के बाद, अब ये MK वेणु कौन है? ये कारवा नाम के एक मैगजीन चलाते हैं। आपको मैं याद दिलाता हूं टेलीकॉम घोटाला, वो घोटाला जिसमें ए राजा को अंदर किया गया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने अंदर करवाया उसको। उस घोटाले में नीरा राडिया नाम की एक महिला थी जो ये पॉलिटिशियंस और मीडिया हाउसेस के बीच में जोड़ तोड़ का काम करती थी। तो उसकी फोन टैपिंग की गई थी और वो फोन टैप्स रिलीज भी किए गए थे। उन फोन टैपिंग्स में एक जगह पे MK वेणु का भी नाम आता है। ये उस समय क्या कर रहे थे, अपनी एक पत्रकार को नीरा राडी के थ्रू इनर सर्कल में फिक्स करने की कोशिश करते थे। And one more thing, Neera, this is just a small favor. You know, there's a, I mean, I'm saying this because I'm responsible for, you know, there's a girl who has joined, very bright girl who joined ET now. She used to be in CNBC for 3-4 years and she was their best performer. She got married and went off to US. Now she's returned and joined ET. Her name is Rohini Singh. Yeah. So I had actually brought her into ET now, you know. So she's come in after about a year, spending a year in the US with her husband. Now, but she of course she has a network of contacts. I just wanted her to be introduced to some people in your system. ये पत्रकार जो आजकल बहुत भड़के हुए हैं, इनकी मेन समस्या क्या है कि नई सरकार आने के बाद इनको सत्ता के गलियारों की पहुंच बंद हो गई है। पहले क्या होता था, कोई भी प्रधानमंत्री जब नया बनता था तो उसके समय में कहीं भी उसने विदेश यात्रा करनी होती थी तो पूरा जहाज भर के पत्रकारों का उनके साथ जाता था, जहां ये 5 स्टार में रहते थे, मौज मस्ती करते थे और एक शान होती थी कि ये बड़े पहुंच वाले लोग हैं। अब वो इनकी शान रही नहीं, इसलिए बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो तड़फ रहे हैं। उनमें से शायद MK वेणु भी उन्हीं में से हैं, क्योंकि ये सत्ता के गलियारों में उस टाइम अपने प्यादे फिट करते थे। आज शायद इनके प्यादे फिट नहीं होते हैं, इसलिए आप इनको हमेशा ही पाएंगे कि ये जो आज की सत्ताधारी पार्टी है उसके हमेशा विरोध में ही बोलेंगे। और रवीश कुमार ऐसों को एक्सपर्ट बनाकर अपने न्यूज रूम में बिठाते हैं। दूसरा जो एक्सपर्ट इन्होंने बिठाया था उस दिन वो था निरंजन मुखोपाध्याय।
ये निरंजन मुखोपाध्याय वो हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की छवि, एक लोकतांत्रिक देश में चुने हुए प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की खूब कोशिश की है। 2015 में जब बिहार चुनाव में बीजेपी हारी थी, तो उस समय इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में जाके ये बोला था कि ये जो मोदी जो पॉलिटिक्स कर रहा है, इसको भारत की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। सुनिए जरा। Well, this is a very important defeat for Prime Minister Narendra Modi. The people obviously have very clearly rejected the kind of policies which has been pursued by the government led by Mr. Modi. There is a huge growing gap between the promises which have been made and the actual delivery of the government. There's also been a massive rejection by the people of the kind of divisive politics which has been practiced by the BJP in the last few months. The last 2 months has seen a huge amount of growing intolerance grow up within the country. So kind of huge protest has been created. Because of this, the people have also rejected the kind of divisive politics, trying to pit one religious community against another, trying to fold a complete unity among the Hindus and create that vote bank for the benefit of the BJP. Right. This kind of politics has been very decisively rejected by the party. Right, by the strong people. message indeed. Thank you very much for talking to us. Nilanjan Mukhopadhyay. और यहाँ जब रवीश कुमार ने बुलाया है तो वो भी आम लोगों को ये बताने के लिए कि ऐसे ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट शेयर गिरा है। तो जो फॉल है, अगर हम कंपेयर करें मार्च की तुलना में, जो वोट शेयर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था उसको वो मेंटेन नहीं कर पा रही है। तीसरी बुलाई थी नीरजा चौधरी। अब इसकी शब्दावली सुनिए जरा। की जो आक्रामकता और जो सत्ता की भूख होती है जीतने की चुनाव की, वो ऑपोजिशन वाले नहीं दिखा पाए। जी हाँ, कि बजाय इसके कि उनके जो मेहनत है, जो परिश्रम है, उसकी प्रशंसा की जाए, ये उसको सत्ता की भूख बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो इनके एजेंडा को और इनके जो पॉलिटिकल आका हैं, जो इनके नेता हैं, उनको सूट करता है। इसलिए रवीश कुमार जी, ये इनका ट्रिक नंबर 2 है, जिसमें अपने जैसे और लोगों को बिठाकर उनको दिखाया ये जाए कि वो न्यूट्रल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जबकि न्यूट्रल वो वाकई में नहीं होते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी का वोट आधार गिरा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी का वोट आधार गिरा है। ये वही राजनीति के जानकार हैं जो इन्हीं जैसे जहरीले सांप हैं और जिनकी विचारधारा इनसे मिलती जुलती है। सबके बीच एक बात छुपी रह गई कि जिसका जिक्र बीजेपी नेताओं ने नहीं किया, वो ये कि इन चुनावों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत वहां 6.2 से बढ़कर 10% हुआ। हालांकि ये बीजेपी क्यों करेगी? ये कांग्रेस को खुद करना चाहिए था। ये कांग्रेस खुद इसलिए नहीं करती कि उन्होंने आप जैसे प्यादे ऑलरेडी फिट किए हुए हैं जो उन्हीं के लिए काम अपने आप कर देते हैं। इसलिए मीडिया के जरिए जो सूचना आप तक पहुंच रही है, क्या वो पूरी तरह पहुंच रही है या कोई खेल हो रहा है? मैं गोदी मीडिया भी नहीं कहना चाहता। ब्रेक के बाद हार्दिक पटेल के बारे में बताऊंगा। तो जो फॉल है, अगर हम कंपेयर करें मार्च की तुलना में, जो वोट शेयर जिस और यहां जब रवीश कुमार ने बुलाया है तो वो भी आम लोगों को ये बताने के लिए कि ऐसे ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट शेयर गिरा है। तीसरी बुलाई थी नीरजा चौधरी। अब इसकी शब्दावली सुनिए जरा। जी हाँ, कि बजाय इसके कि उनके जो मेहनत है, जो परिश्रम है, उसकी प्रशंसा की जाए, ये उसको सत्ता की भूख बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो इनके एजेंडा को और इनके जो पॉलिटिकल आका हैं, जो इनके नेता हैं, उनको सूट करता है। इसलिए रवीश कुमार जी, ये इनका ट्रिक नंबर 2 है, जिसमें अपने जैसे और लोगों को बिठाकर उनको दिखाया ये जाए कि वो न्यूट्रल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जबकि न्यूट्रल वो वाकई में नहीं होते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बात छुपी रह गई कि जिसका जिक्र बीजेपी नेताओं ने नहीं किया, वो ये कि इन चुनावों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत वहां 6.2% से बढ़कर 10% हुआ। हालांकि ये बीजेपी क्यों करेगी? ये कांग्रेस को खुद करना चाहिए था। ये कांग्रेस खुद इसलिए नहीं करती कि उन्होंने आप जैसे प्यादे ऑलरेडी फिट किए हुए हैं जो उन्हीं के लिए काम अपने आप कर देते हैं। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी का वोट आधार गिरा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी का वोट आधार गिरा है। ये वही
राजनीति के जानकार हैं जो इन्हीं जैसे जहरीले सांप हैं और जिनकी विचारधारा इनसे मिलती जुलती है। इसलिए मीडिया के जरिए जो सूचना आप तक पहुंच रही है, क्या वो पूरी तरह पहुंच रही है या कोई खेल हो रहा है? मैं गोदी मीडिया भी नहीं कहना चाहता। खेल हो रहा है रवीश कुमार जी, और वो खेल कौन कर रहा है वो हम सबको समझ में आने लग गया है। और गोदी मीडिया आप कहें या ना कहें, आप किस इटालियन माफिया की गोद में बैठे हैं वो हम सबको अच्छी तरह से पता है। इसलिए आप उसके बारे में चर्चा ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।